वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लघुत्रयी, व्रतत्रयी एवं अष्टांग आयुर्वेद के बारे में कि किस प्रकार से आयुर्वेद के 8 अंग बनाए गए हैं और लघुत्रयी एवं व्रतत्रयी के उनके रचयिता कौन है और इसके अंदर हम क्या क्या सीखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास व्रतत्रयी, लघुत्रयी और अष्टांग आयुर्वेद। सबसे पहले हम अष्टांग आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं कि अष्टांग आयुर्वेद क्या होता है। तो अष्टांग आयुर्वेद के लिए एक श्लोक बताया गया है, काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य द्रष्टा जरा वृषान। काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य द्रष्टा जरा वृषान गतम अंगा गताम बुबुदेयम पितामह। अर्थात आयुर्वेद के 8 अंग माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? काय चिकित्सा, बाल रोग, भूत विद्या, शालाक्य तंत्र, शल्य तंत्र, विष चिकित्सा, रसायन तंत्र और वाजीकरण। ये जो है वो आयुर्वेद के 8 अंग माने जाते हैं। इनको अपन अगर विस्तार में पढ़े तो काय चिकित्सा क्या होता है, सबसे पहले अपन उसके बारे में पढ़ते हैं। तो काय चिकित्सा के अंतर्गत शरीर में होने वाले जो भी ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि रोगों की चिकित्सा का अध्ययन हमें किसके अंतर्गत प्राप्त होता है? काय चिकित्सा के अंतर्गत प्राप्त होता है। उसी प्रकार सेकंड है बाल रोग। बाल रोग अर्थात कुमार के भरण पोषण की व्यवस्था, उसको भरण पोषण करने वाली धात्री, उस धात्री के दूध के संशोधन के उपाय, इसके अलावा ग्रहजन्य रोगों के उपचार और बालकों में होने वाले रोगों की चिकित्सा का विधान अर्थात चिकित्सा का ज्ञान हमें जिस शास्त्र में प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? बाल रोग या कौमार वृत्ति कहलाता है। इसके अंदर बच्चों में होने वाली जितनी भी डिजीज है, ग्रहजन्य बीमारियां हैं, इसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। फिर थर्ड आता है भूत विद्या। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, पित्त, पिशाच, नाग और ग्रह आदि के आक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों के कष्ट को दूर करने के लिए बलि, उपहार, पूजा आदि के द्वारा रोगों की शांति का उपाय जिसमें मिलता है वो क्या कहलाती है? भूत विद्या कहलाती है। अर्थात जब किसी प्रकार की हमें जैसे राक्षसी या पिशाचिनी जैसे बहुत सारी जो डिजीज हो जाती है, भूत विद्या जिसे कहते हैं, तो उसके उपाय का जो अपन को ज्ञान प्राप्त होता है, जिस शास्त्र के अंतर्गत हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो आपका क्या कहलाता है? भूत विद्या कहलाता है। उसके बाद फोर्थ आता है ऊर्ध्वांग। ऊर्ध्वांग यानी शालाक्य तंत्र। कर्ण, नेत्र, मुख, नासिका आदि जत्रु के ऊपर के अंगों में होने वाले रोगों की शांति का उपाय जिसमें प्राप्त होता है वो शालाक्य तंत्र कहलाता है। अर्थात ऊर्ध्व जत्रुगत जितने रोग यानी अपनी जो जत्रुका अस्थि है, जत्रुका अस्थि के ऊर्ध्व में जितने भी रोग होते हैं जैसे आंख, नाक, कान, मुख, शिरोरोग वगैरह, इन सभी के बारे में जिसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? शालाक्य तंत्र। फिर आता है फिफ्थ चीज है शल्य तंत्र। अर्थात विविध प्रकार के घास, काष्ठ, धूल के कण, लोहादी धातु, पत्थर, अस्थि, बाल, नख, पुय, स्त्राव, दुष्ट वर्णों के अंतर के लिए यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि के प्रयोग तथा विविध प्रकार के वर्णों का विनिश्चय करने का उल्लेख जिसमें प्राप्त होता है वह शल्य तंत्र कहलाता है। अर्थात कभी आपके किसी प्रकार की जो कील है, किसी प्रकार की कोई घास है, किसी प्रकार का कोई काष्ठ है या किसी प्रकार का कोई पत्थर है, जब आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है उसको बाहर निकालने के लिए आप क्षार का प्रयोग करते हैं, अग्नि का प्रयोग करते हैं, शस्त्रों का प्रयोग करते हैं एवं यंत्रों का प्रयोग करते हैं उस बाहरी जो चीज है उसको निकालने के लिए। तो ये जो विधि अर्थात इसके बारे में जिस शास्त्र में हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो शल्य तंत्र कहलाता है। फिर आता है दृष्टा। दृष्टा का अर्थ है कि किसी के काटने से, अर्थात सर्प, कीट, लुता, मूषक आदि के द्वारा काटे हुए अनेक प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम एवं संयोग विष से ग्रसित व्यक्तियों की चिकित्सा का उल्लेख जिस शास्त्र में मिलता है आयुर्वेद के उस अंग को हम क्या कहेंगे? विष तंत्र। अर्थात कभी किसी जानवर के विष से या फिर किसी भी प्रकार के विष से जब हमारे शरीर में विष चला जाता है उस विष का उपाय जिस शास्त्र के अंतर्गत हमें मिलता है कि उस विष को किस तरह से शरीर से बाहर निकालना है या उसका क्या उपाय है, ये जिस शास्त्र के हमें मिलता है वो कहलाता है विष तंत्र या दृष्टा। फिर आता है जरा दीर्घ काल तक युवावस्था बनाए रखने के लिए आयु, बल, बुद्धि की वृद्धि के उपाय जिसके अंतर्गत मिलता है वो आयुर्वेद का अंग को हम क्या कहते हैं? रसायन तंत्र कहते हैं। अर्थात आजीवन के लिए अगर हम युवावस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, हम कभी वृद्ध नहीं होना चाहते, इसके लिए जो उपाय हम करते हैं उस उपाय के लिए हम क्या कहते हैं? रसायन तंत्र कहते हैं। ऐसे उपाय जिसके कारण हम कभी जरावस्था में नहीं जाएंगे, हमेशा युवावस्था बने रहेंगे, वो जो उपाय हमें मिलते हैं उसे हम क्या कहेंगे? रसायन तंत्र कहेंगे। 8वां लास्ट अंग आता है वृश्य यानी अल्प वीर्य, दुष्ट वीर्य, क्षीण वीर्य एवं शुष्क वीर्य। ऐसे व्यक्तियों को वीर्य पुष्टि, वीर्य शोधन, वीर्य वृद्धि एवं वीर्योत्पादन के लिए तथा मैथुन इच्छा बढ़ाने के लिए जिसके अंतर्गत जिसका अपन को उपाय जिसके अंतर्गत मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? सारे वाजीकरण के अंतर्गत। अर्थात दुष्ट वीर्य, अल्प वीर्य, किसी व्यक्ति के अंदर अल्प वीर्य है, किसी प्रकार का दूषित वीर्य है या फिर वीर्य जो है वो क्षीण है, इन रोगों के उपाय का जो भी हमें ज्ञान जो है वो जिस शास्त्र के अंदर प्राप्त होता है
उसे हम वाजीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैथुन इच्छा को बढ़ाने के लिए जो भी टेबलेट्स है या जो भी औषधि है जिसका ज्ञान हमें जिस शास्त्र में प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, वो वाजीकरण तंत्र कहलाएगा। तो इस प्रकार के आयुर्वेद के 8 अंग माने जाते हैं। इसके बाद आता है वृत्रयी और लघुत्रयी, अर्थात वृत्रयी का अर्थ हुआ कि बड़ी जो 3 संहिताएं हैं वो कहलाती है वृत्रयी, अर्थात लघुत्रयी यानी कि छोटी जो 3 संहिताएं हैं वो क्या कहलाती है, लघुत्रयी। इनके नाम अलग है, अर्थात इनके जो रचयिता है वो भी अलग है, जिसको अपन बैक टू बैक पढ़ते हैं। अगर देखें वृत्रयी में, अगर हम देखें तो वृत्रयी में 3 संहिताएं आती है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। अर्थात चरक संहिता के जो रचयिता माने जाते हैं वो महर्षि चरक को माना जाता है। सुश्रुत संहिता के जो रचयिता माना जाता है वो महर्षि सुश्रुत को माना जाता है। अर्थात अष्टांग हृदय के जो रचयिता माना जाता है वो वाग्भट को माना जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी संहिताएं का जो संहिताएं बनाई है उसका वर्णन किया है। अर्थात इनके अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें कितने अध्याय होते हैं और कितने इसमें स्थान माने गए। जैसे कि हम चरक संहिता के बारे में पढ़ते हैं तो चरक संहिता के अंतर्गत 8 स्थान माने गए हैं। वो स्थान कौन कौन से हैं? सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एवं सिद्धि स्थान। इसका तरीके से जो चरक संहिता है उनके 8 स्थान माने गए हैं और प्रत्येक स्थान में अलग अलग अध्याय माने गए हैं। जैसे सूत्र स्थान के अंतर्गत 30 अध्याय माने जाते हैं, निदान स्थान के अंतर्गत 8 अध्याय माने जाते हैं, विमान स्थान के अंतर्गत 8 अध्याय माने जाते हैं, शारीर स्थान के अंतर्गत 8 अध्याय माने जाते हैं, स्थान के अंतर्गत 12 अध्याय माने जाते हैं, चिकित्सा स्थान के अंतर्गत 23 अध्याय माने जाते हैं, कल्प स्थान के अंतर्गत 12 अध्याय माने जाते हैं और सिद्धि स्थान के अंतर्गत 12 अध्याय माने जाते हैं। इस प्रकार से चरक संहिता के अंतर्गत 8 स्थान और टोटल जो है 120 अध्याय माने जाते हैं। इसके बाद आता है सुश्रुत संहिता, अर्थात सुश्रुत संहिता का जो वर्णन है वो किसने किया? आचार्य महर्षि सुश्रुत ने किया है। अर्थात महर्षि सुश्रुत ने 6 जो है आपके स्थान माने गए। वो 6 स्थान कौन से हैं? सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर तंत्र। अर्थात इनके भी अध्याय माने गए हैं। जैसे कि सूत्र स्थान के 46 अध्याय माने गए हैं, निदान स्थान के 16 अध्याय माने गए हैं, शारीर स्थान के 10 अध्याय माने गए हैं, चिकित्सा स्थान के 40 अध्याय माने गए हैं, कल्प स्थान के 8 अध्याय माने गए हैं और उत्तर तंत्र के 66 अध्याय माने गए हैं। इस प्रकार सुश्रुत संहिता के अंतर्गत टोटल 6 स्थान और 186 जो है वो अध्याय माने जाते हैं। इस तरीके से थर्ड आती है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय जो कि महर्षि वाग्भट ने जिसकी रचना की है वो अष्टांग हृदय कहलाती है। अर्थात अष्टांग हृदय के अंतर्गत भी 6 जो है वो स्थान माने जाते हैं। वो 6 स्थान कौन से होते हैं? सूत्र स्थान, शारीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एवं उत्तर तंत्र। इन्होंने भी सेम जो सुश्रुत ने माने वही स्थान माने हैं, लेकिन उनके जो अध्याय है वो कुछ अलग है। जैसे सूत्र स्थान जो है इसके अंदर जो अध्याय है वो 30 अध्याय है, शारीर स्थान के अंतर्गत 6 अध्याय है, निदान स्थान के अंतर्गत 16 अध्याय है, चिकित्सा स्थान के अंतर्गत 22 अध्याय है, कल्प स्थान के अंतर्गत 6 अध्याय है और उत्तर तंत्र के अंतर्गत 40 अध्याय है। इस प्रकार जो अष्टांग हृदय है उसके अंतर्गत 6 स्थान और 120 अध्याय माने जाते हैं। इस प्रकार से ये तो हो गई वृत्रयी। अब लघुत्रयी क्या होता है? अर्थात जो छोटी 3 जो अपनी रचना है वो कौन कौन सी है? तो छोटी 3 रचना के अंतर्गत आती है माधव निदान, शारंगधर संहिता और भाव प्रकाश। अर्थात माधव निदान को महर्षि माधव ने रचना की उनकी, शारंगधर संहिता की महर्षि शारंगधर ने रचना की, अर्थात भाव प्रकाश की भाव मिश्र ने रचना की। इस प्रकार से अपन बैक टू बैक इनका भी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है माधव निदान, अर्थात चिकित्सा करने से पूर्व रोगों के निदान आदि का ज्ञान आवश्यक है, इसी कारण माधव निदान की रचना की गई। इसमें कुल 69 यानी कि 69 अध्याय माने जाते हैं। अर्थात अगर आपको किसी रोग का उपचार करना है, किसी रोग की चिकित्सा करनी है, उससे पहले आपको उसके लक्षण पता होने चाहिए, उनके निदान पता होने चाहिए कि उसके निदान है क्या, किस वजह से ये रोग उत्पन्न हुआ है। ऐसा होता है ना, ये खाने से ये रोग हो गया या फिर ठंडा खाने से सर्दी हो जाती है। इस तरीके से उनका निदान हमें पता होगा तो हम उस रोग की चिकित्सा अच्छी तरीके से कर सकेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए आचार्य जो माधव है उन्होंने माधव निदान की उत्पत्ति की। और इसके अंतर्गत कितने अध्याय माने जाते हैं? 69 यानी 69 अध्याय माने जाते हैं। इस संहिता में 85 प्रकार के रोगों का विवेचन किया गया। अर्थात 85 प्रकार के जो रोग है उन रोगों के निदानों के बारे में विस्तृत या विस्तार से वर्णन किया गया है। जिन रोगों का संहिताओं में सूत्र रूप में विवेचन है उन रोगों में आमवात, अम्लपित्त, श्लीपित्त, शीतपित्त, उदर्द, कोट, योनिकंद, सूतिका रोग, स्तन रोग आदि का निदानांतर विस्तृत विवेचन किया गया है। जो 85 जो आपको रोग बताए हैं उन रोगों के अंतर्गत मेन जो बताए गए हैं वो अम्लपित्त, आमवात, सूतिका रोग, स्तन रोग, शीत पित्त, उदर्द, कोट, इन ये जो रोग है इनका विस्तार रूप से वर्णन
किया गया है। ये तो हो गई माधव निदान। सेकंड आती है शारंगधर संहिता, अर्थात ये लघुत्रय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसका काल जो है वो 13वीं शताब्दी निर्धारित किया गया, अर्थात इसको कब लाया गया, 13वीं शताब्दी के अंतर्गत। इस संहिता में कुल जो है वो 32 यानी कि 32 अध्याय है। इसमें कुल 2600 श्लोक है, मतलब इसके अंतर्गत कितने अध्याय है, 32 यानी 32 अध्याय है, और प्रत्येक अध्याय के अंदर कुछ श्लोक होंगे। ऐसे करके टोटल जो अध्याय के अंदर श्लोक है वो 2600 श्लोक है। यह ग्रंथ रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना प्रधान है, अर्थात इसके अंतर्गत रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना यानी कि रस यानी कि जो आपका पारा जिसे कहते हैं उसके अंतर्गत जो भी औषधियां निर्माण की जाती है। इसके अलावा भेषज कल्पना यानी कि जो फांड मंड पेय जो बनाया जाते हैं इनके बारे में जो बताया गया है उनके बारे में इसके अंदर अपन को ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसकी शारंगधर संहिता में मेन किसके बारे में बताया गया है, रस शास्त्र और आपके भेषज के बारे में, भेषज कल्पना के बारे में बताया गया है, अर्थात माधव निदान में हमें रोगों के निदान के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसी के साथ इसके अंदर 3 खंड माने जाते हैं। शारंगधर संहिता को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, पूर्व खंड, मध्य खंड और उत्तर खंड। अर्थात पूर्व खंड के अंतर्गत इस खंड के अंतर्गत कितने अध्याय माने जाते हैं, 7 अध्याय माने जाते हैं। अर्थात जो 32 अध्याय है शारंगधर संहिता के उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें से प्रथम है 7 अध्याय अर्थात पूर्व खंड। इसके अंतर्गत नाड़ी परीक्षा, दीपन, पाचन आदि कर्मों की परिभाषा, दोष, धातु, मल आदि का विवेचन एवं रोगों का वर्गीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत मेनली नाड़ी परीक्षा या जितनी भी प्रकार की परीक्षाएं हैं, इसके अलावा दीपन, पाचन इसके बारे में या इनसे होने वाले रोगों के बारे में आपका इसके अंदर वर्णन किया गया है। दूसरा आता है मध्य खंड, ये भेषज कल्पना से संबंधित है, अर्थात इसके अंतर्गत स्वरस, क्वाथ, फांड, हीम, कल्क, चूर्ण इनके बारे में सब बताया गया है कि किस रोग में क्या देना चाहिए, किस रोग में कौन सा रस देना चाहिए, कौन सा स्वरस देना चाहिए, फांड को कैसे तैयार किया जाता है, चूर्ण को कैसे तैयार किया जाता है, किन औषधियों का चूर्ण बनाया जा सकता है, किन औषधियों का स्वरस बनाया जा सकता है, इनके बारे में इस मध्य खंड के अंतर्गत आपको बताया गया है। इसी के साथ धातु का शोधन, संधान एवं गुटी का लय इनका भी इसके अंतर्गत जो है वो ज्ञान प्राप्त किया जाता है। थर्ड आता है उत्तर तंत्र, अर्थात इसके अंतर्गत कितने अध्याय माने जाते हैं, 13 अध्याय माने जाते हैं। इस खंड में पंचकर्म तथा शल्यशाला के संबंधित कल्पनाओं का विवेचन किया गया, अर्थात इसके अंदर पंचकर्म यानी वमन, विरेचन, बस्ती इनके बारे में बताया गया है। और शाला के तंत्र यानी कि जैसा कि हमने पिछले अष्टांग आयुर्वेद में पढ़ा कि शाला के तंत्र अर्थात ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी रोग है उनके बारे में इसके अंतर्गत विवेचन किया गया है। इसमें स्नेहपान, स्वेद विधि, वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती, निरोह बस्ती, उत्तर बस्ती, नश्य, धूमपान, लेप, रक्तमोक्षण तथा नेत्र रोगों में प्रयुक्त होने वाली विविध जो कल्पनाएं हैं कि किस विधि के अंदर क्या क्या दिया जाता है उनके बारे में हमें बताया गया है। इस तरह से ये शारंगधर संहिता मानी जाती है। फिर थर आती है भाव प्रकाश, अर्थात इसमें लिंग एवं औषध का विशद रूप से विवेचन किया गया है। इसके रचयिता जो है वो भाव मिश्र माने जाते हैं और भाव मिश्र के जो पिता है उनका जो नाम है वो लटकन मिश्र माना जाता है। इसमें फिरंग रोग की चिकित्सा, इसमें मेनली किसके बारे में बताया गया है, फिरंग रोग के बारे में बताया गया है। रस कर्पूर का उल्लेख किया गया, अर्थात रस जिसे कहा जाता है उसका रस कर्पूर का उल्लेख किया जाता है। नवीन द्रव्यों के अंतर्गत चोप, चीनी, कस्तूरी, चतुर्भुज चूर्ण आदि का उल्लेख भी किसके अंदर प्राप्त होता है, हमें भाव प्रकाश के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से लघुत्रय एवं वृहत्त्रय को इस प्रकार से हमने पढ़ा कि इसके अंतर्गत कितने अध्याय है, कितने इसके अंदर स्थान है और किस संहिता के अंतर्गत हमें किस किस रोगों के बारे में और किन किन विधियों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।